क्या आज और पढ़ ले यार, 2 घंटा की बात है, ठीक है। उसके बाद तो 2-3 महीना आराम है। तो आज कहाँ गायब रहती हैं आप लोग? आवाज दिया। क्या क्या हो चुका था बताइए, क्या क्या हो चुका? कुछ बताए थे ना, क्या बताए? हाँ, पीएम गति शक्ति योजना, ये पीएम का लाभ। पीएम गति शक्ति योजना मैंने बताया था, कब स्टार्ट हुआ था, कौन बता सकता है? 13 अक्टूबर 2021। ठीक, कितने इंजन कितने थे इसके? 7 इंजन थे। कौन कौन सा? कौन बता सकता है? सड़क, जलमार्ग, रेलवे, एयरपोर्ट आदि, मतलब ये सारे थे। ठीक है, 7 इंजन। इसका फीचर क्या था, उद्देश्य क्या था, ये भी बताया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि व्यापार को बढ़ाना और लॉजिस्टिक कास्ट को, इसको लॉजिस्टिक कास्ट को कम करना, लॉजिस्टिक कास्ट को कम करना। ठीक है, खाद है, धूप है, क्या हुआ? नहीं ठीक, अभी क्लास ले लेते हैं, खाते समय बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये पीएम गति शक्ति योजना के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था? 13 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया गया था। इसके 7 इंजन थे। फिर क्या था? 7 इंजन था। 7 मतलब 7 गाड़ियाँ थी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सके। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सके। एथिक्स वाले क्लास में मिला क्या पार्टी? हाँ सर, मिला। उसके पहले सब पार्टी तो हम भी दे चुके हैं, यूपी स्पेशल में। यस सर, रसगुल्ला खिलाया और क्या खिलाया था? ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है पीपी। पीपी कौन बता सकता है? पीपी का फुल ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी नहीं, ये नहीं, ये इकोनॉमिक्स का था। परचेजिंग पावर, अच्छा, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के लेवल से भारत इस समय पूरे देश की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बताइए? बहुत सही। और वैसे कितने नंबर की है? किसको पीछे करके गया था? जापान को पीछे करके गया। जापान तो ऑलरेडी भारत से ऊपर है, बताया था। किसको गया था पीछे करके? 5वें नंबर पे पहुंचा था, किसको पीछे करके? फ्रांस की ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक, तो ये इसका है प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है बताओ जरा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? कोई बता सकता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये भी सही है। और एक चीज और बता दें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं। क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है किसी इसका। तो इसमें फायदा क्या है?
आप दोनों लोग खूब बतियाते हो, लगता है कुंभ मेले में गायब हुए मित्रों हैं। अभी हम अलग कर देंगे ना, अभी इनको वहाँ बैठा देंगे पीछे, तो वहाँ से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सर आज ही का तो स्वाद है, तो आज ही ये भी है, या तो बात कर लो, ठीक है, आज ही ये भी चलेगा। पढ़ेंगे आप। और मेरा टारगेट ये है कि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूँ, और एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी कंप्लीट कर दूँ। हैं? सॉरी किस लिए? ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे मिलकर जब क्या होता है, सरकार और प्राइवेट प्लेयर मतलब जानते हो क्या होता है? जो प्राइवेट उद्योगपति होते हैं या कोई भी इन्वेस्टर वो क्या करते हैं, दोनों लोग मिलके किसी चीज़ को काम करते हैं, या कोई बिल्डिंग निर्माण करते हैं, या सड़क का निर्माण करते हैं, या हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं, दोनों मिलके। इससे सरकार को सहूलियत क्या मिलती है, कोई बता सकता है? सरकार जो है, इसमें होता क्या है कि सरकार को अपनी तरफ से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, सरकार को अपनी तरफ से लेबर नहीं अरेंजमेंट करना पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता? लेबर अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। ये जितने भी सड़क बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ये इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। सरकार क्या करता है, इसके लिए टेंडर निकालता है, किसके लिए? सड़क बनाने के लिए। ये पीपी मॉडल पे ही काम करता है। सरकार क्या करता है, टेंडर निकालता है, और उस टेंडर में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको जो है वो टेंडर मिलता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो सड़क बनाता है, सड़क बनाने के बाद उस पर टोल टैक्स वसूला जाता है। बहुत सारी जगह होगा, यहाँ भी होगा, और हर जिले के बॉर्डर पे होता है। कहाँ होता है? हर जिले के बॉर्डर पे होता है टोल टैक्स। और टोल टैक्स जब कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है सड़क, तो कुछ साल तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक टोल टैक्स क्या करता है, वसूलता है, और बदले में फिर अपना मुनाफा लेके सरकार को भी देता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका फायदा ये है कि जब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, तो सरकार के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आता। सरकार के ऊपर ना तो लेबर का बर्डन आता है, और ना तो अर्थ का, मतलब पैसे का बर्डन आता है। बात समझ में आया कि नहीं? पीपी मॉडल क्या होता है? पीपी मॉडल में इसका डेफिनेशन लिखिए, पीपी लिखेगा, इंफ्रा विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका। इंफ्रा विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका, इंफ्रा विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका। देखिए, भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रा विकास के लिए, भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रा विकास के लिए, विश्व स्तरीय, देखो इसमें 3 टॉपिक है। इसके बाद जो है आपका परिसंपत्ति मुद्रीकरण पढ़ाना, और उसके बाद अगर टाइम बच गया तो पोर्ट पढ़ा देंगे। अभी रिसेंट में एक पोर्ट जो है नया बना है, कौन बना है बताओ? भारत में टोटल कितने पोर्ट हैं? बंदरगाह कितने बंदरगाह भारत? राष्ट्रीय स्तर हाँ, 13 या 14 या 15, 13 और 14 भी 15। हाँ, 13 मधावन है, महाराष्ट्र में है, और एक और है, तो 14 टोटल इस समय है। और वैसे अगर देखा जाए लघु पोर्ट, मतलब छोटे लेवल का, तो वो कितना है टोटल भारत में? 200। कितना है? 200। और जो छोटे वाले होते हैं बंदरगाह, उस पर राज्य सरकार का होता है, और उस पर तो पहले लिखिए जरा, भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रा विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। निवेश की आवश्यकता है। आप लोगों को नहीं पता था क्या कि आज क्लास चलेगा? बहुत देर तक क्लास चला है। पार्टी भी तभी बंद हो गई सर, जब पार्टी की तभी बंद हो गया। आप लोग खाने के चक्कर में पड़ेंगे, मुझे पता है। खाना ऐसे, चलो सही है।
पैराग्राफ चेंज करके आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में, आज और लिख लीजिए खूब, क्योंकि यही लिखा काम आएगा जीवन में। तो आज हाथ दर्द करे चाहे उंगली, लिखते रहो, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 200 बिलियन 200 बिलियन के इंफ्रा निवेश की आवश्यकता है, इंफ्रा निवेश की आवश्यकता है। इंफ्रा मतलब समझना है क्या है? क्या है इंफ्रा मतलब? इंफ्रा क्या है पता चले, बार बार इंफ्रा लिख रहे हो इसी का मतलब ना पता चले। इंफ्रा क्या है? अवसंरचना, ठीक है। इंफ्रा निवेश की आवश्यकता है। पैराग्राफ चेंज करके राजकोषीय बाधाओं के चलते सरकार द्वारा इतना बड़ा निवेश नहीं किया जा सकता है, इतना बड़ा निवेश नहीं किया जा सकता है। अतः निवेश नहीं किया जा सकता है, अतः सरकार द्वारा इस बात की कोशिश की जाती है कि इंफ्रा निवेश में निजी क्षेत्र की सहभागिता निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़े। इस संदर्भ में भारत में पीपी मॉडल ट्रिपल पी मॉडल का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक और समोसा तो खा लिए, ठीक है। अब बचा है मिठाई, है तो मिठाई हमारे तरफ से खा लीजिए। कोल्ड ड्रिंक समोसा खा लिए ना, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, समोसा खा लिए, ज़्यादा खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब बचा है मिठाई, तो मिठाई हमारे तरफ से खा लीजिए। क्यों, सही है? सारे लोग एक साथ बोलो। हैं? मिठाई कौन सा मंगा दे? रसगुल्ला मंगा दे? बोलो कौन सा मंगा दे? बताइए आप, कौन सा मंगा दे? सर आपको हमें जो पसंद नहीं यहाँ मिलता नहीं, हमें जो पसंद नहीं यहाँ मिलता नहीं। रसगुल्ला मंगा दे, बताइए। बोलिए आज क्लास एकदम बिंदास चलेगा, टेंशन ना लो, बोर नहीं होने, भरोसा रखें। बस आप लोग ना उठिएगा, आपका चेहरा उतर रहा है, टेंशन में आ रहे हो। और मिठाई एक बात और कंडीशन है, मिठाई तभी खाने को मिलेगा जब जो लास्ट मोमेंट तक इस सीट को नहीं छोड़ेगा, ये भी कंडीशन है, लास्ट मोमेंट तक। हाँ तो मिठाई मंगवा देते हैं,
कितने लोग आप लोग हो? काउंट करो जरा। रसगुल्ला बनाए थे? बोलिए। वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो। ठीक है, अब मिठाई मना रहे हैं, जो भी गया उसको पहले यहाँ फाइन भरना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि सारे लोग काउंट हुआ है, तो फाइन भरना पड़ेगा। या तो पहले बता दीजिए, वहाँ कैंसिल करा दे, कम करा दे। आप दोनों लोग जाएंगे और कौन जाएगा? कम करा दे, क्या फायदा है? एक बनना है क्या? चलो चलो, अरे कोई बच्चे नीट वाले, चलिए वीडियो ओपन करिए। चलो, तो कहाँ तक हो चुका? इंफ्रा, आगे लिखिएगा, आगे पीपी क्या है? आगे लिखिएगा, पीपी क्या है? लिखिएगा आगे, हेडिंग है क्या है? भारत में हाँ, भारत में कल मैंने नोट्स और दोनों में ऑप्शन दिया था, लेकिन मैंने दोनों ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए मौजूद कर दिया। भारत में पीपी का कोई सटीक अर्थ नहीं। ये मेरा लास्ट ही सेशन है आप लोगों के साथ। हाँ, इसके बाद यहाँ नहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे सर। ऐसा ये लास्ट सेशन, सच में, सीरियसली सर। कुछ लोगों की जगह में आप नहीं आएंगे, गलत नहीं पढ़ाना नहीं। भारत में पीपी का कोई सटीक अर्थ नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अनुसार 3 तारीख को मैं जा रहा हूँ। आज 3 तारीख को मेरा टिकट है, जा रहे हैं अपने कर्म भूमि पर से। लेकिन वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रयोक्ता देखिएगा, वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रयोक्ता शुल्कों की वसूली के आधार पर प्रयोक्ता या स्पॉन्सर इसको बोल सकते हैं। आप दोनों चले जाए, तब बताओ यार, तब हम काहे इतना मंगवाए, फालतू का पैसा मैं जा रहा हूँ, बोल दूंगा कम करो। अभी नहीं गया, कैसे भी करा दे क्या? नहीं, सबका नहीं सर। अभी मैं बोल देता हूँ कि आप 2 लोग आज जा रहे हैं, 2 लोग आप 4, ठीक है? कोई भारत में पीपी का कोई सटीक अर्थ नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रयोक्ता शुल्कों की वसूली के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के द्वारा अनुबंध के माध्यम से आपस में मिलकर किसी परियोजना के माध्यम से लोगों की इंफ्रा सेवाएं उपलब्ध करवाना ट्रिपल पी है। ठीक, उपलब्ध करवाना ट्रिपल पी है। भारत में ट्रिपल पी के प्रमुख मॉडल
ट्रिपल पी के प्रमुख मॉडल भारत में ट्रिपल पी के प्रमुख मॉडल पहला क्या है देखिएगा, बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर बीओटी, बी से बिल्ड, ओ से ऑपरेट और टी से ट्रांसफर, समझ लें। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर क्या है, साथ में समझते लिखते हो। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मतलब पहले वो बनाएगा, ठीक है, फिर कुछ समय तक ऑपरेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा प्राइवेट सेक्टर। और एग्जांपल जैसे कि सड़क क्या करता है, पहले प्राइवेट सेक्टर बनाता है, फिर कुछ समय तक टोल टैक्स लेता है, फिर सरकार को हैंड ओवर कर देता है। अच्छा, पहले के कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, सड़क बनाने के बाद उनकी छुट्टी हो जाती थी, उनसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो सड़क बनाता है उसकी जिम्मेदारी है कि अगले 2 से 3 साल तक रिपेयर का काम वही करेगा। कहीं भी टूटता है तो उसी की जिम्मेदारी है रिपेयर करने की। तो ये है, तो इसमें लिख लीजिए, निजी कंपनी परियोजना बनाती है, संचालन करती है। निजी कंपनी ऐसे ग्राफ बना के लिखिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे। निजी कंपनी परियोजना बनाती है, संचालित करती है, निजी कंपनी परियोजना बनाती है, संचालित करती है और अवधि समाप्त होने पर सरकार को हस्तांतरित करती है। अवधि समाप्त होने पर हस्तांतरित करती है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल बीओटी टोल मतलब वही टोल टैक्स, बीओटी टोल टैक्स। तो इसमें क्या करता है सरकार क्या करता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि पहले सड़क को बनाता है, फिर कुछ समय तक उसका अपना स्वयं वहन करता है, ऑपरेट करता है, बाद में फिर क्या करता है, समय पूरा होने के बाद सरकार को हैंड ओवर कर देता है। दूसरा है टीओटी, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें क्या करता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो टोल टैक्स वसूलती हैं। प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, टोल टैक्स वसूलती हैं और वह वसूलने के बाद फिर किसको वापस करती हैं, सरकार को। जैसे कि इसका एक उदाहरण है NHAI, कोई बता सकता है इसका फुल फॉर्म? NHAI कौन बता सकता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल, कभी कभी आप देखते होंगे, कभी क्या अक्सर ही जब आप हाईवे पे चलते हैं तो टोल टैक्स के पास उनके स्पेशल, मतलब ये कह सकते हैं NHAI के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके अपने कर्मचारी होते हैं, और कहीं गलती से कुछ इधर उधर कर दिए, दौड़ा लेते हैं, दौड़ा के मारेंगे हैं। बहुत सारे लोग जो है पहले टोल टैक्स पे जाके बदतमीजी करते थे, मार कर लेते थे। इन्हीं वजह से इन लोगों को रखा गया। ये बाउंसर टाइप के होते हैं और थोड़ा भी इधर उधर किए तो उतार के गाड़ी से बहुत मारेंगे। कभी बदतमीजी मत करिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें, मौजूदा संपत्ति जैसे सड़क, मौजूदा संपत्ति, हाँ टीओटी, मौजूदा संपत्ति जैसे सड़क, ब्रैकेट में लिखिएगा जैसे सड़क को निजी कंपनी को टोल
वसूलने के लिए सौंपा जाता है। निजी कंपनी को टोल वसूलने के लिए सौंपा जाता है। सौंपा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NHAI, NHAI क्या करता है? टोल वसूलता है ना। नेक्स्ट है BOO, BOO इसका फुल फॉर्म है बिल्ड ऑन ऑपरेट, बिल्ड ऑन ऑपरेट, बिल्ड ऑन ऑपरेट। इसमें क्या होता है? इसमें समझिए, इसमें प्राइवेट सेक्टर जो होता है वह बनाता भी है और अपने पास रखता भी है। सरकार को अपने लाभ का हिस्सा देता है, सरकार को अपने लाभ का हिस्सा देता है, ना कि वह सरकार को हैंड ओवर करता है। वह बनाता भी है उस चीज़ को और उसका वसूली भी करता है, सरकार को अपने लाभांश का हिस्सा देता है। फॉर एग्जांपल बिजली और UPPCL, आप जानते हैं UPPCL, उत्तर प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन, तो क्या है, सरकारी है कि प्राइवेट है? ये अर्ध सरकारी है। और एक बात और बता दें, इसके लिए काफ़ी विवाद हो रहा था। जो UPPCL है वो 3-4 साल पहले इसमें बहुत भयंकर जो है करप्शन हुआ था। बहुत सारे जो UPPCL के कर्मचारी थे और जो बहुत सारे लोग बिल जमा करते थे, उनका बिल ही नहीं जमा होता था, पैसा सब जो है खा लेते थे। इतना भयंकर उसमें करप्शन हुआ था। बाद में सरकार क्या किया कि सरकार जो इसमें हिस्सा था ना, सरकार पूरा का पूरा प्राइवेट करने को, सरकार जो है पूरा का पूरा प्राइवेट करने को। अभी क्या है कि UPPCL में जो भी एम्प्लॉई होता है उसको गवर्नमेंट सरकार की फैसिलिटी मिलती है। अगर गवर्नमेंट सरकार का जितना पे स्केल है JEE का, सेम वही पे स्केल जो है UPPCL के JEE को दिया जाता है, वही ऑपरेटर को दिया जाता है, वही जो भी उसमें एम्प्लॉय है उनको दिया जाता है जो गवर्नमेंट को फैसिलिटी मिलता है। सेम इसी कंडीशन पे बैंक भी चलता है। पता ही नहीं, बैंक भी पूर्णतः गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट बैंक बेशक अपने एम्प्लॉय को सारी चीज़ देता है, लेकिन बैंक पूर्णतः गवर्नमेंट नहीं है। UPPCL भी सेम उसी तरह है। इतना भ्रष्टाचार होने की वजह से सरकार जो है धीरे धीरे अपना शेयर निकालने के चक्कर में और इसको प्राइवेट करने वाला था। बहुत सारे JEE लोग जाके धरने पर बैठ गए कि नहीं, इसको प्राइवेट नहीं करना। सही बात है भाई, प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट वाले आप जैसे स्मार्ट मीटर लगाओ, आप लोगों को पता है ना स्मार्ट मीटर क्या है? जब तक आपके पैसा है तब तक लाइट चलेगा, नहीं तो लाइट कट। जैसे मोबाइल रिचार्ज खत्म हुआ फिर कॉल जाना बंद। एक तरीके से ठीक भी है। ठीक इसलिए है कि भाई इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग बिल जमा नहीं कर रहे। आपको पता है कि सरकार बिजली उत्पादन के लिए कितना खर्चा करता है, तो इस वजह से। लेकिन इसमें अब इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? UPPCL। लेकिन अभी UPPCL भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं। तो लिख लीजिए इसका, इसमें लिखिएगा निजी कंपनियां परियोजना बनाती हैं, निजी कंपनियां परियोजना बनाती हैं, निजी कंपनियां परियोजना बनाती हैं और अस्थायी रूप से संचालित करती हैं, अस्थायी रूप से संचालित करती हैं, अस्थायी रूप से संचालित करती हैं, बिना हस्तांतरण के, बिना ट्रांसफर के, बिना हस्तांतरण के, बिना ट्रांसफर के। फॉर एग्जाम्पल बिजली, फॉर एग्जाम्पल बिजली, फॉर एग्जाम्पल बिजली। अगला है डिजाइन बिल्ड बी, अगला है DBFOT, DBFOT इसका फुल फॉर्म लिखना चाहें DBFOT, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। D से डिजाइन, B से बिल्ड, F से फाइनेंस, O से ऑपरेट, T से ट्रांसफर।
अब इसमें क्या है, देखो इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, उसका डिजाइन बनाता है, उसको बनाता भी है और उसके बाद सरकार को हैंड ओवर करता है। जैसे इसका जीता जागता एग्जांपल है मेट्रो। मेट्रो कोई सरकार बनाया नहीं, कौन बनाता है, प्राइवेट सेक्टर बनाता है। चाहे वो लखनऊ का मेट्रो होगा, चाहे वो, अच्छा भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चलाया गया था, कोई बता सकता है भारत में? और सबसे पहले मेट्रो कहाँ चलाया गया, कौन बता सकता है? नहीं, उससे पहले नहीं चलाया गया है कलकत्ता, लखनऊ तो अभी चला है, हाँ कलकत्ता में। और आपको बता दें वो रेलवे का एक उपकरण, एक जोन है जो कलकत्ता का मेट्रो है, वह रेलवे के एक जोन में आता है। जैसे कितने जोन है टोटल रेलवे, कौन बता सकता है? 16 की 17 सब लिखवाए थे, यूपी सोशल में सब पढ़ा है, सब एकदम नील लपटे सन्नाटा होगा। 16 नहीं 17, एक जोन और बना है, दक्षिण वाला नीचे वाला। हाँ तो क्या है, सुनिए, तो इसमें क्या है कि जो BDFOT है, यह पहले उस चीज़ का डिज़ाइन, मतलब प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाएगा, कैसे कैसे इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, फिर उसको बनाएगा, बनाने के बाद फिर क्या करेगा, सरकार को हैंड ओवर करेगा। देखो निजी कंपनी डिज़ाइन निर्माण, निजी कंपनी डिज़ाइन निर्माण कॉमा, निजी कंपनी डिज़ाइन निर्माण कॉमा, वित्त पोषण, डिज़ाइन निर्माण, वित्त पोषण, वित्त पोषण, वित्त पोषण और संचालन करती है, संचालन करती है, संचालन करती है। फिर सरकार को हस्तांतरित करती है, फिर सरकार को हस्तांतरित करती है, फिर सरकार को हस्तांतरित करती है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो रेल परियोजना, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो रेल परियोजना, मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है। ठीक है, अब इसका लाभ देखिए क्या है, लाभ लाभ और चुनौती दोनों। इसका पीपी का लाभ और चुनौती। लाभ क्या है, पहला इसमें कुशलता, कुशलता, कुशलता का मतलब यह है कि यह काम अपना बहुत सटीक तरीके से करते हैं, बहुत पारदर्शी और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, और उसमें लूप होल होने की संभावना कम रहती है। ठीक है, जैसे अगर मेट्रो बना है तो क्या मेट्रो में कहीं आपने अभी तक कहीं गड़बड़ी सुना? मेट्रो, तो ये कुशलता, इसमें लिखिएगा कुशलता। निजी क्षेत्र में विशेषज्ञता से, निजी क्षेत्र की कुशलता में, कुशलता में ही लिखिएगा, निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज से परियोजनाओं की गुणवत्ता, विशेषज्ञता से परियोजनाओं की गुणवत्ता, परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार, समयबद्धता में सुधार। मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट लेता है तो विद इन टाइम करके देता है, क्योंकि उसके पास प्रेशर ये होता है कि अगर जितने का प्रोजेक्ट वो लिया कॉन्ट्रैक्ट, पता चलेगा लंबे समय तक जाएगा तो पैसा तो बढ़ेगा नहीं, लेबर कास्ट उसका बढ़ेगा, फिर वो क्या जाएगा, लॉस में जाएगा।
आप लोगों को इसका एक और एग्जांपल बताते हैं। पहले लोग क्या करते थे, डेली बेस पे घर बनवाते थे, डेली बेस पे घर बनवाते थे, और जो मिस्त्री होता था अपने लेबर से कहता था भाई फुर्ती बनाओ। कभी देखा नहीं, दिन में कम से कम 10 बार फुर्ती खाता था। अब मान लो 10 मिनट खाया, 50 मिनट ऐसे चला गया। लेकिन अब क्या है, अब जो है अपना घर लोग क्या करते हैं, ठेके पे दे देते हैं। भाई साहब आप ठीका हम आपको दे दिए, चाहे आप उसको 1 दिन में बना दो, चाहे आप 100 दिन में बनाओ, वो आपका टेंशन, वो आपका टेंशन। तो उससे क्या होता है, काम क्वालिटी के साथ, बस ये है कि आप देखते रहिए, काम जो है क्वालिटी के साथ और तेजी के साथ होता है। तो उससे 2 चीज़ फायदा होता है, एक तो लेबर कास्ट बचता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बात समझ में आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट है वित्तीय बोझ में कमी। वित्तीय बोझ में कमी इसी में है, वित्तीय बोझ में, इसमें लिखाएंगे नहीं, समझ लीजिए, वित्तीय बोझ में कमी। अब वित्तीय बोझ में कमी कैसे आएगी, सरकार जो पैसा और कहीं खर्च करता समाज कल्याण या किसी योजना या किसी गरीबी या किसी हॉस्पिटल के लिए, उससे अब वही पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना शुरू कर दे तो सरकार के राजकोषीय घाटा होगा कि नहीं, होगा ना। तो वो पैसा क्या करता है, सरकार किसी प्राइवेट टेंडर को दे देता है, कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, वो बनवाता है। तो इससे सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ नहीं होता। बात समझ में आएगी नहीं, वित्तीय बोझ नहीं होता। नेक्स्ट है नवाचार। नवाचार, नवाचार, नवाचार मतलब इनोवेशन। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं वह कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे मैं बताऊं, पहले पुल बनता था तो पुल क्या बनता था, पहले ऐसे पुल नॉर्मली बन जाता था, फिर साइड में उसको डिवाइडर लग जाता था। अब पुल को जो है स्टाइलिस्ट बनाने के चक्कर में उसके ऊपर क्या करते हैं, लोहे का पूरा ग्रिल से बना देते हैं। जैसे कभी आप लोग इलाहाबाद जाइएगा तो वहाँ पे जो है केबल पुल बना है, और आपको बता दें एशिया का सबसे बेहतरीन पुलों में गिना जाता है, और उसको बनवाया है L&T कंपनी। कौन, लार्सन एंड टुब्रो। कभी जाइएगा। और एक बात और बता दें, वो 2 चीज़ के लिए फेमस है, एक तो उस पुल से कूदने के लिए फेमस है, लोग वहाँ खूब सुसाइड करते हैं, और दूसरा सेल्फी पॉइंट है मेरा है सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट मतलब वो ऐसा लुक देता है, वहाँ पे बहुत बेहतरीन जगह है वो पुल, और रात में जब लाइट जलता है तो और सुंदर लगता है। तो ये क्या करते हैं, सरकार ये कर पाता नहीं कर पाता, प्राइवेट सेक्टर वाले कुछ ना कुछ क्या करते हैं, नया इनोवेशन करते रहते हैं जिससे वो सुंदर लगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका एग्जाम्पल है, कभी मौका मिले इलाहाबाद जाइएगा तो उसको उस पुल पे जरूर जाइएगा, उसको बोलते हैं नया पुल। किसी से बोलिएगा ऑटो वाले से तो मुझे नया पुल जाना है, ठीक है। इलाहाबाद तो अभी आप लोग गए हैं? अच्छा गए, ये कहते इतना गुस्सा होने क्या बात है, आप लोग गए हैं? कौन कौन गया इलाहाबाद? कहाँ कहाँ घूमे? आप गई हैं इलाहाबाद? अच्छा, कहाँ कहाँ? खुसरो बाग जाना चाहिए था, आप गई तो वहाँ खुसरो बाग जाना चाहिए। संगम ठीक है, संगम गए वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वहाँ खुसरो बाग है, वहाँ जाना चाहिए, स्टेशन के पास है। और तो और जो चंद्रशेखर आजाद को जो गोली लगा था वो भी वहीं पे है, चंद्रशेखर पार्क के नाम से फेमस है। अल्फ्रेड पार्क। कोई नहीं, अभी अपना उनका काम है, हमें पढ़ाना है क्या? हाँ इलाहाबाद। तो जो चंद्रशेखर पार्क है वो भी जो है बहुत सुंदर बनाया है, और वो प्राइवेट सेक्टर के आप में है, वहाँ जो है क्या लेना पड़ता है, वो देना पड़ता है आपको, क्या बोलते हो उसमें, जब आप पर्ची लेते हैं तो भी आप अंदर एंट्री कर सकते हैं, टोकन। हाँ टोकन, ठीक है। तो क्या है नवाचार। नवाचार में आपको बातें समझ में आ गया, लिखवाएंगे, लिख लीजिए नवाचार। पीपी मॉडल तभी कंप्लीट होगा जब ये सब सारे पॉइंट लिखे रहेंगे। नवाचार। दूसरा है आर्थिक विकास, ये पॉइंट समझ लीजिए, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, अब आर्थिक विकास से कैसे ये संबंध है, कौन बता सकता है? देखो आर्थिक विकास कैसे है, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है
तो कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। और वहाँ लेबर 3 वैरायटीज को, एक होता है लेबर जो एकदम पूर्णतः लेबर होता है, जो ईटा उटा मोरे उठा के ले जाने का काम करता है। उससे ऊपर थोड़ा स्किल्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। एक होता है इंजीनियर जो पूरा मॉडल बनाता है सड़क का। तो 3 टाइप के उसमें लेबर की जरूरत होती है। अब तीनों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। रोजगार मिलता है कि नहीं? और जब वो रोजगार मिलता है तो उनके पास आएगा क्या, पैसा आएगा। अब आप समझ रहे हैं, पैसा आएगा तो क्या करेंगे। अच्छा, सब लोगों का अलग अलग सैलरी होगा। आपको बता दें, एल&टी कंपनी के जो इंजीनियर हैं बहुत ज़्यादा सैलरी पाते हैं। मेरे गांव में एक लोग एल&टी कंपनी में फोरमैन थे, इंजीनियर से एक पोस्ट नीचे। मैं बता रहा हूँ, हमारे गांव में कम से कम 8 से 10 लोगों का जॉब लगवाए होंगे एल&टी कंपनी। मेरे खुद पटदार है इस टाइम एल&टी कंपनी में भी फोरमैन, और लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी। तो प्राइवेट कंपनियां सैलरी बहुत देती हैं। अब बताओ, किसी के पास जब पैसा आएगा तो क्या करेगा, डिमांड करेगा। और डिमांड करेगा तो मार्केट क्या कर देगा, फिर चलना शुरू कर देगा, डिमांड और सप्लाई। तो आर्थिक विकास होगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और कंपनी को लाभ होगा तो कंपनी क्या करेगा, फिर सरकार को देगा। बात समझ रहे हैं नहीं? तो ज़्यादा तो नहीं लिंक कर रहे हैं। तो ये होता है आर्थिक विकास, ये इसकी खूबियाँ। एक और लिख लीजिएगा, परिसंपत्ति उपभोग। इसमें लिख लीजिए परिसंपत्ति उपभोग लाभ, परिसंपत्ति। इसी में एक पॉइंट और, परिसंपत्ति उपभोग। परिसंपत्ति उपभोग, परिसंपत्ति मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है परिसंपत्ति, बताइए। परिसंपत्ति मतलब क्या होता है? परिसंपत्तियां ऐसी होती है जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्या जमीन को आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। गांव में आपका घर बना हुआ है तो क्या होगा, वो घर जहाँ है वहीं रहेगा, जब से बना है और टूटने तक वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो क्या है, परिसंपत्ति उपभोग में लिख लो, इसमें मौजूदा परिसंपत्तियों का बेहतर मुद्रीकरण। ये मुद्रीकरण इसके बाद वाले टॉपिक में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और सरकार उस पर बहुत फोकस है। परिसंपत्तियों का, परिसंपत्ति उपभोग में लिखेगा मौजूदा परिसंपत्तियों का बेहतर मुद्रीकरण। अब चुनौतियां क्या है, ये तो लाभ हो गया। चुनौती में क्या है, पहला जोखिम आवंटन। तो जोखिम आवंटन में क्या है, कोई भी देखो, इसमें समस्या क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेगा, जरूरी नहीं कि उसको लाभ हो जाए। अगर मान दुर्भाग्यवश पुल गिर जाए तो पहली बात तो उसके ऊपर केस होगा, ठीक है, इंजीनियर के ऊपर केस होगा, जिसने बनाया है कंपनी उसके ऊपर केस होगा, और प्लस जो है उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, फिर कभी भी वह प्रोजेक्ट पाने के लायक नहीं है। इसमें लिख लो जोखिम जैसे ब्रैकेट में मांग राजस्व या नियामक, जैसे राजस्व नियामक का असमान वितरण। जोखिम में जैसे मांग राजस्व नियामक ब्रैकेट क्लोज का असमान वितरण, असमान वितरण विवाद का कारण बनता है। दूसरा पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या है, अब इसमें समझिएगा, सबसे ज़्यादा झालमेल इसी में होता है। कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो इसमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहले से किसी नेता के संपर्क में होते हैं। ठीक है, किसी नेता के संपर्क में होते हैं
या फिर कुछ अपना इधर उधर से जुगाड़ लगाते हैं, कुछ पर्सन शेयर देने। तो ये इस पर सबसे ज़्यादा ये ब्लेम लगाया जाता है कि इसमें पारदर्शिता का अभाव होता है। लेकिन जब से थोड़ा सा ऑनलाइन हो गया सिस्टम, कि पहले क्या था कि टेंडर ऑफलाइन निकाला जाता था, अब क्या है टेंडर ऑनलाइन भरा जाता है। लेकिन तभी जो है चीज़ों को देखो कोई रोक नहीं सकता, जो गलत होना है वो होगा, आप रोक नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। यूपी बोर्ड में आज भी नकल हो रहा है, पहले भी नकल होता था। कैमरा बेशक लग गया, कैमरा लगने से बहुत सारे जगह नकल हो रहा है। लोग क्या करते हैं, कैमरे के नीचे खड़े होकर बोलेंगे, वॉइस रिकॉर्डर तो होता नहीं उसमें, तो नकल तो हो ही रहा है। तो सेम वही चीज़ है पारदर्शिता। पारदर्शिता में क्या होता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, टेंडर निकलता है, तो उसमें जो नेता के और आसपास के लोग रहते हैं उनको ज़्यादा फायदा मिल जाता है। तो इसमें चुनौती वाला काम ये है, ठीक है। तीसरी बात है वित्तीय व्यवहारिता। वित्तीय व्यवहारिता पारदर्शिता में लिखवा दें। पारदर्शिता में देखिए पारदर्शिता में समस्या क्या है। पारदर्शिता में जैसे कोई भी टेंडर जब निकलता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को फेवर किया जाता है। जैसे कोई नेता या कोई विधायक के संपर्क में है या किसी पैसा उसके पास है तो वो पा जाता है। पारदर्शिता में वही लिखना चाहो तो लिख लो। पारदर्शिता में देखो बोली प्रक्रिया और अनुबंध, बोली प्रक्रिया और अनुबंध, बोली प्रक्रिया और अनुबंध, बोली प्रक्रिया और अनुबंध, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट, बोली प्रक्रिया और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट में पारदर्शिता की कमी, में पारदर्शिता की कमी। सही बात तो यह है कि इसमें जिसके पास धन बल होता है कॉन्ट्रैक्ट वही पाता है। जितने भी ठेकेदार हैं देखते होंगे आप लोग, बहुत संपन्न और बहुत बाहुबली टाइप के होते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? गांव का कभी कोई सीधा व्यक्ति प्रधानी चुनाव खड़ा हो, क्या वो जीतता है? कोई वोट नहीं देता। क्यों नहीं देते? बहुत सारे रीजन। हम खड़े हो जाए अपने गांव में, हमें लगता है कि 10 वोट नहीं मिलेगा, तो रीजन होता है घर वाले भरे थे। यहाँ खड़े हो जाए क्लास में यही भी धरने में पड़ गए लोग हैं। यही मैं चुनाव लड़ लूँ तो मुझे लगता है कि 2-4-5 वोट तो इधर उधर चला जाएगा। चलो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है वित्तीय व्यवहारिता। ये टॉपिक बहुत बेहतरीन था और ये प्रीलिम्स में मेंस का टॉपिक है। वित्तीय व्यवहारिता क्या हुआ? आपको थोड़ा सा उलझन हो रहा है, मन नहीं लग रहा है? सुबह से बैठेंगे, क्लास रोज आती है, समस्या तो होगा ही। रोज क्लास में बैठे तो एक हैबिट होता है कि आदमी का धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो जाता है। चलिए देखिएगा वित्तीय व्यवहारिता कम टोल या उपयोग, कम टोल हाँ मिनिमम मतलब कम टोल लिख देना है। कम टोल या उपभोगकर्ता शुल्क के कारण कुछ परियोजनाएं घाटे में, ठीक है। तो ये हो गया, इसका निष्कर्ष लिख लीजिए, ये टॉपिक कंप्लीट। निष्कर्ष पीपी मॉडल का निष्कर्ष। मैंने क्या क्या बताया पीपी मॉडल में? पीपी क्या है, इसका मॉडल क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। अब इसका निष्कर्ष लिख लीजिए, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। भारत में पीपी बुनियादी ढांचा ट्रिपल पी लिखिए। भारत में ट्रिपल पी बुनियादी ढांचा विकास और आर्थिक वृद्धि का एक
इंजन एक महत्वपूर्ण इंजन है, एक महत्वपूर्ण इंजन है, एक महत्वपूर्ण इंजन है। चलिए, भारत में ट्रिपल पी बुनियादी ढांचा विकास और आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण इंजन है, एक महत्वपूर्ण इंजन है, एक महत्वपूर्ण इंजन है, एक महत्वपूर्ण इंजन है जो पीएम गति शक्ति, जो पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति और एनएमपी, पीएम गति शक्ति और एनएमपी, एनएमपी, पीएम गति शक्ति और एनएमपी, एनएमपी, हाँ वो एम ही है, एनएमपी, ठीक है। एनएमपी, हाँ एनएमपी जैसे कार्यक्रमों के साथ, जैसे कार्यक्रमों के साथ और मजबूत हुआ, जैसे कार्यक्रमों के साथ और मजबूत हुआ है। यह मॉडल सरकार और निजी, यह मॉडल सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को, क्षेत्र के बीच सहयोग को, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। लेकिन सफलता के लिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सफलता के लिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, उचित जोखिम, उचित जोखिम आवंटन और मजबूत नियामक, आवंटन और मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता है, ढांचे की आवश्यकता है, ढांचे की आवश्यकता है। क्या होगा, आप दोनों सखियों का जो है मन नहीं लग रहा, बताइए। उलझन हो रहा हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि बैठ के टाइम पास करिए। हाँ, नेक्स्ट है मतलब उसी में आगे ट्रिपल पी ने एक दिन की बात है, आज क्लास करूँ, मैक्सिमम कितना चलेगा, 30-35 मिनट और चलेगा, तो कम से कम 30-35 मिनट अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है कि 2 टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट समझ में आ जाए, तो आप लोग पढ़ाई से उड़ जाते हो क्या। ट्रिपल पी ने सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, जो लड़कियां सिलेक्शन ले रही हैं, कभी आप उनको सुनिए कितना पढ़ती हैं। अभी शक्ति दुबे को कितने लोगों ने सुना, इंटरव्यू सुने आप लोगों ने? हाँ, 3 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स नहीं हुआ था, गोल्ड मेडलिस्ट थी। सोच लो आपका बैकग्राउंड क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, आप अनुमान लगा लो। BHU से गोल्ड मेडलिस्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, और 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। अगर उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, आप लोग किस परिवेश से आते हो, फिर सोच लो कि आप लोग क्या होगा। तो टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो आज के बाद नहीं आऊँगा, लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जीवन में कभी भी टाइम पास मत करिए। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं कर रहा तो उसी में पढ़ाई क्विट कर दो, क्योंकि फालतू का एक आधा घंटा क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं।
ये दिन ब दिन आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। सच बता रहा हूँ, दिन ब दिन सारे लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि अगर आप सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो दिन ब दिन आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। इससे बढ़िया आप एक बार बता देंगे, लोगों की आलोचना सुनने को मिलेगा कुछ ही दिन, 2 महीना 4 महीना, उसके बाद सारे लोग चुप हो गए। 2-4 महीने के बाद फिर आपको जो करना है करिए। लेकिन अगर आपका मन लग रहा है तो मुझे लगता है दुनिया में पढ़ाई से बेहतर चीज़ कुछ और नहीं है। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है मिडिल क्लास वालों को कि जो समाज में एक रिस्पेक्ट दिला सकता है। बाकी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी भी तरीके से समाज में रिस्पेक्ट नहीं पाएंगे। और आप चाहे घर में, आप देखिएगा घर में 4 भाई हैं, ठीक है, बात समझिए, 4 भाई हैं, 4 में 3 कमाने वाला है, ठीक है, 1 कमाने वाला नहीं, लेकिन एक घर में खूब काम करता है, सारे लोगों के साथ दौड़ता है, लेकिन रिस्पेक्ट किसका होता है? उन 3 का होता है जो पैसा लाता है, ना कि उसका होता है जो काम करता है। तो अगर आपके पास पैसा लेना है, जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे समझ से। बाकी तो जीवन पढ़ा ही है। और आपको पता ही है कि खासकर लड़कियों के लिए आने वाले समय में जीवन बड़ी समस्या में होने वाली है, क्योंकि माँ बाप सरकारी नौकरी वाले लड़के से कर नहीं पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी लड़का जैसे जब बेरोजगार होता है तो उसको कोई नहीं पूछता, सच बात तो ये है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो नौकरी पाएगा तो उसकी डिमांड हो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है, समाज का रियलिटी है। जब वो नौकरी पाएगा तो उसकी डिमांड होगी, उसके डिमांड ना भी रहे तो उसके माँ बाप का डिमांड होगा। और डिमांड क्या होगा? आज पता है एक ग्रुप डी वाले, ग्रुप डी मतलब जो चपरासी 5 से 7 लाख रुपये दहेज देगा। अगर आप ग्रुप सी में गए तो 15 लाख रुपये, 10 से 15 लाख रुपये, और आपके पिताजी के पास कम से कम 25 लाख का बैकअप हो तो आप शादी करते हैं। हाँ, 25 लाख का बैकअप हो तो ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से शादी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो क्यों ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय खोजने से पहले हम खुद गवर्नमेंट बने। अगर हम खुद गवर्नमेंट बने तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमारे पीछे 10 लोग भागेंगे। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मेरे यहाँ एक पढ़ाती, ट्यूशन पढ़ाती थी मेरी बहन। मैं बताऊँ, वो साइकिल से आती थी पढ़ाने, जीवन में काम आएगा, साइकिल से पढ़ाने आती थी। वो बहुत स्ट्रगल की थी, BSc की, MSc की और BEd की, आती थी, साइकिल से पढ़ाने आती थी मेरे यहाँ। और पढ़ाते पढ़ाते और जूनियर का आया था वैकेंसी प्राइमरी स्कूल जूनियर का। पहले वो प्राइमरी स्कूल में हुई, अब सोचिए वो नौकरी पा गई जूनियर हाई स्कूल में। उसके बाद अपनी बहन की शादी की, लड़का जो है पुलिस में था। फिर उसके बाद अपने घर में, गांव में घर बनवाई, भाई उनका दिल्ली में तैयारी करता, उनकी खुद शादी डायट प्रवक्ता से, और डायट प्रवक्ता PCS अधिकारी, पता ही नहीं, PCS से आता है। सोचो जीवन कैसा उनका परिवर्तित होगा। अगर वो गवर्नमेंट जॉब ना पाई हो तो क्या उनके पिताजी कर पाते शादी डायट प्रवक्ता से? कभी नहीं कर पाते। मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, जाने के बाद जीवन में कौन आज के बाद हमारा आपसे मुलाकात नहीं, लेकिन जीवन में कभी याद आएगा। चलो ज़्यादा लेक्चर पे। ट्रिपल-P ने सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में, बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय, बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की और भविष्य में इसका विस्तार शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में होने की संभावना है, तो ये PP मॉडल आप करते हैं, ठीक है। अब है क्या होने की संभावना देख लीजिए। तो ये आपका हो चुका। अब अगला टॉपिक है परिसंपत्तियों का विमुद्रीकरण। PM गति शक्ति हो गया, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण।
परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। और आपको बता दें, ये इतना पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ आपके पिताजी कटोरा लेके खोजेंगे तो सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं मिलेगा। सही बता रहे, कटोरा लेके अगर खोजें, कटोरा लेके मतलब समझ रहे हैं, कटोरा लेके खोजें तो सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं मिलेगा इस एरिया में, क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर ऐसा है। आपके नॉलेज में कोई आस पड़ोस में है कोई गवर्नमेंट? नहीं होगा, बहुत कम ही होगा। वही होंगे खेती जिसके पास 20-25 बीघा हो, वो भी गन्ना काटेगा, आपको भी गन्ना कटवाएगा, अपने लग देगा, आपसे भी लगवाएगा, तो जीवन वही खेती में ही कट जाएगा। नेक्स्ट है परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। समझिएगा, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण क्या है? परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण क्या है? देखिए बात सुनो, सरकार करता क्या है? सरकार जो है परिसंपत्तियों को जो है लीज पर देता है। किस पे देता है? लीज पे देता है, प्राइवेट प्लेयर पे। क्यों देता है? जब उसको लगता है कि ये चीज़ हमसे नहीं हो पा रहा है, जब सरकार को ऐसा फील होने लगता है या महसूस होने लगता है उसके लॉस से, जैसे कि इसका एग्जांपल है BSNL। क्या है? BSNL। BSNL क्या है? अभी सरकार बेचा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को चाह रहा है, लेकिन कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है नहीं BSNL को, क्योंकि आज भी BSNL अभी 3G में है। 4G अभी लॉन्च नहीं हुआ शायद, 4G लॉन्च हो गया, 5G अभी नहीं आया इसमें BSNL, इतना जनरेशन पीछे है। तो इसमें परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने का मतलब है सरकार इसके तहत 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का टारगेट रखता है। कितना? 6 लाख करोड़ रुपए। सरकार किस किस सेक्टर में टारगेट किया है? सड़क में, रेलवे में, एयरपोर्ट में, इन सब में सरकार विमुद्रीकरण करने के विचार में। ठीक है। और कुछ प्राइवेट सेक्टर, कुछ सरकार के उपक्रम, सरकार के कुछ कंपनियां जिसको सरकार क्या कर रहा है धीरे धीरे। और एक चीज और, एयरपोर्ट लिखे ना, एयरपोर्ट मतलब बंदरगाह। सरकार इन सब सारी चीज़ों पे फोकस है कि जिससे मैं अपने संपत्तियों को लीज पे दे के भारी मात्रा में मुनाफा कमा सकूं। अभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि अडानी को बहुत सारे एयरपोर्ट, बंदरगाह लीज पे दे दिए। पता है कि नहीं? कितने सालों के लिए? 99, इसका खूब आलोचना होता है, 99 सालों तक। लेकिन आप सोचिए, जो बंदरगाह सही से सरकार को पैसा लाभ नहीं दे पा रहे थे, उससे सरकार को क्या फायदा होता? भाई उसको अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, मान लो आपका, बात समझिए, आपका एक घर है आपका, और आप अपने घर में रेंट पे रखे हैं लोगों को, टोटल 30,000 रुपये असूल कर पा रहे हैं मंथली। जब उसी घर को आप किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिए तो 50,000 रुपये आपको दे रहा है। तो बताओ आप क्यों जो है घर को स्वयं अपने हाथ में क्यों? आपको लाभ से मतलब। और ये घर आप ही का, घर जो है आप ही का है। कुछ समय के बाद वो हम दे देंगे, कुछ समय के बाद। तो सरकार क्या कर रहा है कि धीरे धीरे संपत्तियों का मुद्रीकरण कर रहा है। संपत्ति जो घाटे में चल रही है संपत्ति, उसका मुद्रीकरण कर रहा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे रहा है। और 99 सालों के लिए लीज पे दे रहा है कि भाई तुम पैसा कमाओ और मुझे दो, बाद में 99 साल के बाद मेरा हो जाए। लोग इस पे कहते हैं कि जो है अडानी को सब बेच दो। भाई वो बेच नहीं रहे, वो संपत्ति को अपने बेच नहीं रहे। जब घाटे में चल रही थी, जैसे एयर इंडिया क्या हुआ? बहुत सारे घाटे में थी, मजबूरन उसको बेचना पड़ा। गवर्नमेंट सेक्टर की थी, सरकार सही से अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि एयर इंडिया में लोग जो है सफ़र नहीं करते थे। इसके पीछे कारण ये था कि जितनी सरकारी उपक्रम होते हैं उसमें फैसिलिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल, जिस स्कूल में आप बैठे हैं, यहाँ पे प्रत्येक टीचर की सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए होगी, सोच लो। और प्राइवेट सेक्टर के टीचरों की सैलरी मैक्सिमम 30,000 रुपये, 40,000 रुपये। लेकिन बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट में जा रहे हैं, सरकारी में क्यों नहीं जा रहे?
और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट टीचर होता है वो बहुत ही योग्य होता है। जो इस कॉलेज में पढ़ाएगा टीचर, वो उसके 2-3 फेज में एग्जाम होते हैं। प्रीलिम्स होगा, आयोग एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो एलटी से आते हैं आयोग। आप सोच लो, जो प्राइवेट सेक्टर का टीचर है वो कितना योग्य होगा और जो गवर्नमेंट सेक्टर का टीचर है वो कितना योग्य होगा। लेकिन मजबूरी ये है कि लोगों का भरोसा नहीं है, और कमी सरकार की भी है, और कमी जो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी भी है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे। मैं भी चाहता तो इधर उधर घुमा के निकल देता, आप लोगों को हवा भी नहीं लगता, लेकिन मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता कि वो करें। तो यही सारी चीज़ अगर सरकार जब उसको लीज देने से उसको फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों अपने पास रखेगा। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, संपत्तियों का मुद्रीकरण कर रहा है। बात समझ में आए कि नहीं? कोई पूछेगा मुद्रीकरण बता दोगे कि नहीं? सरकार अपनी संपत्तियों को क्या कर रही है, धीरे धीरे लीज पे दे रही है, और उसने कई सारे सेक्टर को डिसाइड कर लिया कौन कौन से संपत्ति को किस किस सेक्टर का है, किसको किसको लीज पे देना है। ठीक है, तो थोड़ा लिखिएगा इसमें। परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में, या परिभाषा लिखिए। परिसंपत्ति मुद्रीकरण अप्रयुक्त या कम उपभोग की गई, परिसंपत्ति मुद्रीकरण अप्रयुक्त या कम उपभोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के अप्रयुक्त या कम उपभोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और उसके संस्थाओं के लिए राजस्व के नए स्रोत प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। नए स्रोत प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। किसी सार्वजनिक निकाय के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक परिसंपत्ति कहा जा सकता है। जैसे सड़क हवाई अड्डे, बंदरगाह इत्यादि। अगले लाइन, संपत्ति मुद्रीकरण का सुझाव अर्थशास्त्री विजय केलकर ने सन 2012 में क्या लिखे? 2012 में मैंने पूरा लाइन एक लोग बोले, सारे लोग बोलने लगते हैं तो फिर ये क्या लिखो भाई?
मेरे तो इतने लोग हैं किसी से बताइए आप। हाँ बताइए। हाँ आर्थिक के अर्थशास्त्री विजय केलकर ने विजय केलकर के अध्यक्षता में सन 2012 में विजय केलकर के अध्यक्षता में सन 2012 में एक समिति गठित की गई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आगे से लिखिएगा। परिसंपत्ति मुद्रीकरण की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 परिसंपत्ति मुद्रीकरण की घोषणा केंद्रीय बजट वीडियो चल रहा है, बंद हो गया सर, डाउन हो गया, चल तो रहा, चल रहा है बंद होने लगा। केंद्रीय बजट 2011-12 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन कहीं लिखे थे नहीं, NMP राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP के जरिए की गई। अगले पॉइंट से लिखिएगा। प्रक्रिया लिखिएगा। परिसंपत्ति मुद्रीकरण में हाँ प्रक्रिया में लिखिएगा। परिसंपत्ति मुद्रीकरण में निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्र की इकाई को प्रदान की गई सरकारी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों का लाइसेंस पट्टा शामिल है। लाइसेंस पट्टा, बट्टा नहीं पट्टा, ये डाउन होने वाला है सर। लाइसेंस पट्टा ये जा रहा है, ये डाउन, लाइसेंस पट्टा